हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे आपका जो ECO 10 है उसका। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये ई बुक है। ई बुक में यहाँ पे फॉर्मूला था जो पेज नंबर 2 से 5 तक है। फॉर्मूला है, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट, ओवरहेड, सारा चैप्टर ई बुक में है। ठीक है, और कई बार तो ऐसा हुआ है जो ई बुक में सवाल है बिल्कुल वही सवाल आपका आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस देकर आप डरिएगा नहीं, बिल्कुल इसको एडिट नहीं किया हम। ये बिल्कुल फ्री है। आप लिंक है, देख लीजिएगा। लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हम फिर फ्री कर दिए इसको। जो भी अगर जो देना चाहे पैसा तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं। आप लोग एग्जाम बस क्लियर कीजिए। ठीक है, ये है। तो हम चलिए रिवीजन कराते हैं आपका। सबसे पहले जो बोले थे, पहले इसको देख लीजिए। आपके बहुत ही काम का चीज है, मटेरियल है। यहाँ पे सारा फॉर्मूला एक ही संग है। ठीक है, अगर जो आप मटेरियल चैप्टर कभी नहीं भी किए तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ये 3 फॉर्मूला आपका, ये जो 3 फॉर्मूला है ये बहुत ही काम का है। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम, और ये चार्ट। ये तो अगर जो आप लिख लीजिएगा कहीं पे, आप आराम से इसको एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या, मैक्सिमम यूजेस, जितना यूज हुआ है उतना मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको रीऑर्डर लेवल ही निकालना होता है, क्योंकि रीऑर्डर लेवल का काम फिर हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल में आता है। ठीक है, ये जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये तीनों चीज मैक्सिमम पूछता है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो एक सम भी इस पे देखेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला सब देख लेते हैं। जो भी आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे हो गया आपका ये फॉर्मूला सब। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नीचे, लेबर का देख लेते हैं। तो लेबर से आया था मेरिक वाला, मेरिक डिफरेंस, ये वाला यहाँ पे सब फॉर्मूला, इसीलिए आप लोग का हम दे दिए सब एक ही जगह सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको अभी हटा देते हैं, लेबर को हटा देते हैं। ठीक, लेबर का रिवीजन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हो सकता है टेलर पूछे, तो टेलर आप लोग का प्रॉब्लम कर देगा। ओवरहेड का चलिए रिवीजन कर लेते हैं। ओवरहेड में क्या होता है, एक्सपेंसेस दिया होता है, और हमको बेसिस पता होता है कि वो भी दिया होता है कि किस बेस पे बांटना है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे सारा है। ठीक है, एक ये 2 पॉइंट नीचे, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलॉटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये दोनों डिपार्टमेंट में बढ़ता है, लेकिन जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में ही जाता है। ये है पॉइंट का चीज आपका, ये ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए रेंट रेट्स, ये आप दिमाग लगाइएगा ना तो खुद समझ में आ जाएगा कि किस बेस पे बांटा जाता है। एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी इस वीडियो को बनाना होगा, लेकिन समझना भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया, इस बार इसको रहने ही देते हैं। और ये है कॉस्ट शीट, इस बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट में क्या होता है कि हमको निकालना होता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, लास्ट कॉस्ट क्या आता है। तो आपके सवाल, ये तो हम पूरा फॉर्मेट ही दे दिए। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप अगर जो जैसे बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, आप सीए भी कर रहे हैं तो भी ये फॉर्मेट उसमें काम आ जाएगा। तो इग्नू से हो या सीयू से हो, कहीं किसी भी बोर्ड से हो तो ये काम आ जाएगा। इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में इतना कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो आपके एग्जाम में क्या दे देगा, ये ओपनिंग दे देगा, ये परचेज दे देगा, ज्यादा से ज्यादा ये कैरेज दे देगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट देगा। उसके बाद आपका यहाँ से रॉ मटेरियल निकल जाएगा, ये दोनों ऐड करके। ठीक है, और ये लेस एक क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ से इतना दूर के लिए आपका सिर्फ ये 4 चीज देता है। ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा तो एक सिर्फ डायरेक्ट लेबर दे देगा या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में हो सकता है नहीं दे, तो डायरेक्ट लेबर ऐड करके फिर आ जाता है प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के नीचे आता है आपका फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम लोग कहते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है इसको हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है वो सारा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इनडायरेक्ट, डिप्रिसिएशन, यहाँ पे एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फैक्ट्री में क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है वो प्रोग्रेस में होता है, बन रहा होता है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा। और लेस क्लोजिंग होता है,
तो इन सबको जब ऐड लेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, घटाने को ऐड करने के बाद यहाँ पे वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ऑफिस का खर्चा ऐड होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसमें से क्लोजिंग माइनस कर लेते हैं। ये है फिनिश्ड ऑफिस, यानी कि जब कंपनी में आपका माल पूरा बनकर तैयार हो गया उसके बाद क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, यानी कि पूरा रेडी है भैया गुड्स, ठीक है। तो ये ऐड ओपनिंग और लेस क्लोजिंग कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, ठीक। ई बुक डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप देखकर समझ जाइएगा। और अच्छे से हम बस आपको यहाँ पे हल्का हल्का रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला में ये तो हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे फिर सेलिंग आ जाता है, जब माल आपका ऑफिस से तैयार होकर जाएगा सेल के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। जब सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो क्या होगा, उसमें सेलिंग का खर्चा ऐड करेगा तो टोटल सब ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, ठीक। और आपका सेल दिया रहता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिया रहता है, ठीक है। हो सकता है नहीं भी दिया रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक हो सकता है बोल दे निकालने के लिए, तो यहाँ निकाल कर आप बंद कर दीजिएगा, उसके आगे कुछ नहीं करना है। अगर जो सेल दिया है तो सेल नीचे लिखिएगा, अगर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमेशा कम ही होता है और सेल ज्यादा होता है तो बीच में क्या आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट। मान लीजिए ये 90 रुपया आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप बनाते गए और आपके क्वेश्चन पेपर में 100 रुपया सेल्स दिया है तो यहाँ पे 10 रुपया क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखकर काम चला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ से मटेरियल का। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पिछले बार आ चुका है, लेकिन एक बार इसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं फटाफट, 2 मिनट लगेगा। तो देखिए एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ रहता है, ठीक है। एक कंपनी में इतना यूनिट का खपत होता है और यूनिट का कॉस्ट दिया है 6 रुपये, यही 4 चीज दिया रहता है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं देगा। और इन्वेंट्री दिया है, कैरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ ऑर्डर ये दिया हुआ है, ये परसेंटेज में दिया रहता है हमेशा। तो फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में रहेगा 2AO डिवाइड सी। ये बहुत सारे बच्चे इसको एस लिखते हैं, इसको अलग तरह से लिखते हैं, ठीक है, सी लिखते हैं। तो आप दूसरे का देखकर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि मेरा गलत है, ठीक। तो ये इंडिकेट करने का अपना अलग अलग तरीका, हम लिखते हैं 2AO और डिवाइड सी, और ये पूरा होता है अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया, ए का मतलब क्या, एनुअल कंजम्पशन, जितना कंपनी एक कंज्यूम करता है वो। ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर का पर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और यहाँ पे आप एक चीज और देखिएगा, इसका हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो नीचे आ गया आपका, इसको देखिए ये आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, ठीक है। एक साल का ईयर पर ईयर का ये या पर एनम की है, तो जो हम लोग का ये कॉस्ट है उसी का निकल जाता है ये, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का क्या कॉस्ट है 6 रुपया, और उसी हिसाब से निकलता है। तो ये आ गया इतना, ठीक है। अब बस इसी को 2 पहले से है और ये बैठा देंगे, ये बैठा देंगे डिवाइड में ये। अब इसको सोल्व कर कर भी बता देते हैं आपको, बहुत लोग सोल्व नहीं कर पाते हैं इसको अंडर रूट में, अगर जो कैलकुलेटर नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में क्या करना होगा हमको, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 है ये गायब हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको काट दीजिए, 15 से ये कट गया 150, तो यहाँ पे एक बार में कटा और 0। अब देखिए यहाँ पे अगर जो मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 और कितना 0 आ जाएगा, 4 0, ठीक है। तो जब अंडर रूट में है ये सब तो आ जाएगा आपका 800, 2 0 यहाँ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 8 आता है। तो हमको एक एक लेना होता है, एक 8 लेंगे और इसमें से 2 0 में से 1 0, इसमें से 1 0, तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, लेकिन हम जो बताए थे कि जो आएगा उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। ये तो हुआ आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आएगा तो 5 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। और ये आप लोग जरूर लिखिएगा, ये वाला एनुअल कंजम्पशन ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, 2 मिनट का तो सवाल होता है, ठीक। अब चलिए हम लोग आते हैं इस पे, हम बोले थे ये वाला आपका सवाल आ सकता है, ठीक है, रीऑर्डर लेवल। तो कैसा प्रश्न आपका रहेगा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया है, चलिए अच्छा बात है। ये लीड टाइम दे दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन। कई बार क्या होता है नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया होता है, तो
नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, एवरेज, इसको एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज, तो मिनिमम और मैक्सिमम को, जैसे ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड जब कर लेंगे तो वो आ जाता है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार भी निकालते हैं, लेकिन जब दिया गया तो वैसे नहीं करेंगे कुछ भी। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूजेस मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज होता है पर वीक में। देखिए सब वीक में दिया है तो हम वीक में करेंगे, अगर जो ये वाला जो मैक्सिमम कंजम्पशन मंथ में दे दे और ये लीड पीरियड वीक में दे दे तो हमको मंथ में इसको कन्वर्ट करना होता है। ई बुक में ऐसा सवाल है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है 4,000 और मैक्सिमम ये जो लीड पीरियड है, डिलीवरी पीरियड, तो वो है आपका ये 8 वीक्स। तो मल्टीप्लाई कर कर ही आ जाएगा। तो फिर मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल जो अभी निकाले हम लोग, ठीक है। फिर एवरेज कंजम्पशन और एवरेज डिलीवरी पीरियड। देखिए एवरेज यहाँ से आएगा डिलीवरी पीरियड का 4 + 8 डिवाइड 2, यानी कि आ जाएगा आपका क्या 6, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। तो ये 32,000 यहाँ से आया ही है, एवरेज 3,000 दिया ही है और 6 हम लोग निकाल लिए एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो इसको सब सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे और मैक्सिमम में क्या होता है, जो मैक्सिमम का फॉर्मूला है वो हम लोग देखेंगे। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ था हमारा, ठीक है, सवाल में। तो रीऑर्डर लेवल निकालें हम लोग, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है। रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ही चीज होता है, ठीक है। यहाँ पे है आपका मिनिमम यूजेज और मिनिमम। मैक्सिमम में देखिए क्या, मैक्सिमम में है मिनिमम, दोनों ही मिनिमम है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं इसको। तो मिनिमम हमारा 4 था, आप ये सब कुछ दिया हुआ था, बस निकाल देंगे। एवरेज यहाँ पे देखिए नोट में आप एवरेज डिलीवरी पीरियड कैसे निकालें, यहाँ पे आप इस तरह दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका रिवीजन कर लिया आप लोग। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये वाला सवाल है वैसे जो बताए हैं, यहाँ पे मंथ में दिया है कंजम्पशन, ये एस पर मंथ है और यहाँ पे वीक है, तो सबको हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं यहाँ पे मंथ में, ठीक। इस सवाल को आप देख लीजिएगा। अब आइए चलते हैं हम लोग लीफो और फीफो में। ये देखिए सवाल आपका, यहाँ से स्टोर लेजर, ठीक है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन को क्या बोला है। बोला है फीफो मेथड। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल गोडाउन में पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, सबसे पहले इसको समझने का तरीका क्या है ना, याद कैसे होगा। स्टोर लेजर लिख लिए, अंडर फीफो मेथड बना रहे हैं, ठीक है। और इसका हमको रिवीजन जब कर रहे हैं ना तो उतना समझाएं कि आपको बस ये समझाते हैं कि आप इसको कैसे ये कीजिएगा। एक मिनट, इसको आप ये याद कैसे कीजिएगा। तो पहला कॉलम होता है डेट का और ये लास्ट में होता है रिमार्क का। पहले पेज में आप ये 2 ठो लाइन आपको खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको 3 भाग में इक्वली 3 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक। ये फिर इसको आप जीआरएन नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, अगर जो भूल गए तो। फिर फर्स्ट वाला रिसिप्ट होता है, फिर सेकेंड वाला इश्यू होता है, लास्ट वाला बैलेंस होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। सवाल आते हुए भी फॉर्मेट बच्चे भूल जाते हैं, लास्ट में फंस जाते हैं। अक्सर गलती यही होता है। डेट, फिर आप रिमार्क साइड में बना लीजिएगा, 2 लाइन ये खींच लीजिएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ठीक है, हुआ। फिर इसको 3 भाग में आपको बांटना है, इक्वली 3 भाग में बांट लिए, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, ठीक है। अब फिर इसमें रिसिप्ट में 4 कॉलम करना है, जीआरएन बहुत पतला कीजिएगा इसको, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये तीनों कॉलम। इसमें जीआरएन, इसमें इशू में एसआरएन, ठीक है। ये नंबर होता है, वैसे आपके एग्जाम में ये दिया नहीं रहता है, ठीक है, ये रियल लाइफ में काम आता है, तो कहीं कहीं दे देता है, तो इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो इस कॉलम को आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी रेट अमाउंट सब में होता है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये सबसे बड़ा चीज है, यही बच्चे भूलते हैं ज्यादातर, ठीक है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है 2 रुपया है, तो ओपनिंग का कॉलम कहाँ है हमारा, बैलेंस का,
डेट में डेट लिखेंगे, क्वांटिटी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इशू किया है 150, तो इशू वाला कॉलम यहाँ है, इसमें क्वांटिटी में गया 150, और रेट क्या रहेगा, फीफो मेथड है तो हमारे पास तो 200 था, इसमें से 2 रुपया वाला रेट था, तो 150 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 300 का। अब 200 में से 150 चला गया तो बचा 50 यूनिट, तो बैलेंस में 50 यूनिट दो, और बैलेंस जो बचा 100 रुपया। ठीक है, अब फिर अगला आता है परचेस किए 5 तारीख को, तो जो 5 तारीख लिख दिए, परचेस किए यानी रिसिप्ट हमारे पास आया सामान, तो 100 क्वांटिटी आया, रेट है ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब फिर इशू वाले में डैश डैश मार देंगे। बैलेंस क्या है, पहले से 50 था, उसका रेट था 2 रुपया, 100 रुपया हुआ। अब आया हमारे पास 100 यूनिट 2.2 रेट से, और ये इतना रुपया हो गया। ठीक है, 7 तारीख को क्या है, इशू किए, तो रिसिप्ट वाले में डैश डैश कर दी। और देखिए यही तो है मेथड, क्या है, फीफो। देखिए 100 यूनिट अब हमको देना है, तो पहला यूनिट में से हम क्या करेंगे, 50 दे देंगे। फीफो का मतलब क्या, फर्स्ट जो आया था यही तो आया था 50 वाला, 2 रुपया के हिसाब से इसको दे दिए। अब बचा 50 देना और है, 100 देना है तो टोटल 50 दे दिए पहले वाले में से, अब दूसरे वाले में से 50 देना है, उसका रेट क्या है, ये, चलिए भैया ये दे दिए। अब बचा क्या, 50 कहाँ से बचा, ये वाला 50 इसमें से बचा, कौन सा रेट था, ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, 10 तारीख को परचेस किया तो रिसिप्ट होगा हमारे पास, रेट और क्वांटिटी दोनों ही पता है, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। फिर ये वाला सेम जैसे लिख लेंगे, और यहाँ से जो परचेस किए उसको उसके ठीक नीचे लिख लेंगे। ठीक है, फिर इशू कर रहा है 100 क्वांटिटी इशू कर रहा है, तो पहला वाला जो बचा है उसमें से दे देंगे भैया, चलिए दे दिए। फिर और 50 बच रहा है, तो अभी जो आया है हमारा 10 तारीख को 2.4 वाला रेट से, उससे दे देंगे। तो अब इसमें से 50 और चला गया ये वाला यहाँ से, तो फिर क्या बचा, यहाँ पे 100 बचा, 150 में से 50 गया तो रेट तो वही रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पे रिमार्क में क्लोजिंग, यहाँ पे रिमार्क में ओपनिंग लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, अगर जो पहली बार भी देखेगा तो उसको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आपका नेक्स्ट सम के ऊपर। आप लोग फीफो हो गया, एक लीफो बता दे क्या, लीफो 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 सेम ही है, आप लोग मेन है फॉर्मेट अगर जो आप लोग के दिमाग में रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक तो लीफो का ये छोटा सा मैं इसको बता देते हैं, फटाफट रिवीजन करा देते हैं। ये देखिए, आप स्टोर लेजर आपको लिखना है, और यहाँ से आपका ओपनिंग दिया गया है तो सेम वैसे ही है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी, इशू फिर कर रहा है 30 यूनिट, तो हमारे पास जो पहले था उसी को इशू करेंगे और क्या। और इसको जरा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे 9 तारीख को फिर 6 को क्या किया है, परचेस किया है, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख लेंगे। तो पहले से 70 था, फिर 40 आ गया, ये सब रेट सेम है। ठीक है, अब इशू कर रहा है तो लीफो मेथड है ना, तो लास्ट में जो है वही पहले जाएगा। ये 50 यूनिट हमको इशू करना, बस इसमें यही चीज है। तो पहले लास्ट में जो है ये लीफो मेथड बना रहे हैं, लीफो तो लास्ट में जो है वो जाएगा। अब तो 40 वाला है, 35 के रेट से वही पहले जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख देंगे। ठीक, और बचा 10 देने के लिए, तो अब ये 70 है, इसमें से 10 जाएगा, तो ये आपका 60 हो जाएगा यहाँ पे, और रेट था 30 रुपया, 30 के हिसाब से जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी कर लेना है, और कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कुछ देखते हैं। ये लिफो फीफो, यानी कि यहाँ से आपका 15 नंबर का काम हो चुका है, इसमें से हमें पूरा उम्मीद है कि आएगा। ठीक है, और ये सब तो था आपका। उसके बाद अब क्या रिवीजन कर लें हम लोग, एक बार प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस हो सकता है इस बार आ जाए। और ये आपका कॉस्ट शीट तो वैसे दिखाई दिए। देखिए ये है आपका, ऐसा सवाल आएगा अगर जो आएगा आपके एग्जाम में तो। ठीक है, इसको हम जरा सा छोटा कर देते हैं, ये कहीं में सब आ जाए। देखिए अगर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सेम ऐसा ही आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। ओपनिंग कैसे है,
हमारा डेट देखिए यहाँ पे ये है 1/1/20 और यहाँ पे 31/12/20। तो इससे पता चल गया ये ओपनिंग है और ये साल का क्लोजिंग वाला दिया है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल दिया है, परचेस ये रिटर्न हुआ है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑफिस, ये सब दिया है। और हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस, कैरेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस रॉ मटेरियल जो रिटर्न हुआ, इन सबको ऐड कर लेंगे, फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये आ जाता है प्राइम कॉस्ट। नहीं ऐड करने ये तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट नहीं, इसके बाद आएगा डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनके बाद आता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये तो आपका नहीं आएगा ये, हाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया प्राइम कॉस्ट। उसमें फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया है, ये फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, तो बस उसको ऐड कर लिए। यहाँ से आ गया आपका वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आ गया। उसके बाद ऑफिस का खर्चा ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। बस सिंपल सा है, बस फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक, फॉर्मेट याद रखिएगा तो हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है ये सब दे दिया रहता है, जैसे प्राइम कॉस्ट ही दे देगा। ठीक है, आपका ये देखिए यहाँ से कई बार आपको प्राइम का कॉस्ट दे देगा या तो फैक्ट्री कॉस्ट दे देगा डायरेक्ट, और बीच का ये सब कुछ कुछ दिया रहता है। तो ये आप फॉर्मेट एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो आप लोग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला कुछ करते हैं। कोशिट हो गया। एक सवाल इसको भी देख लें, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आएगा आसान आपका। ठीक, तो इतना कुछ तो डिफिकल्ट होता नहीं इसमें। चलिए अब क्या है, ओवरहेड, ओवरहेड थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मेट, आपको जो बता चुके हैं। ये देखिए ओवरहेड ऐसे सवाल दिया रहता है। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से दिया रहेगा। एक कंपनी के पास 5 डिपार्ट है, ABCD दे दिया है, ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एस जो है सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये सब कुछ खर्चा दिया है, रिपेयर एंड डिप्रिसिएशन, सुपरवाइजर, इंश्योरेंस, लाइट, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, और ऊपर बताया किस हिसाब पे बटेगा। तो यहाँ पे एरिया भी दे दिया, एरिया, नंबर ऑफ वर्कर, टोटल, इसी के हिसाब से आपको बांटना है ये सारा खर्चा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है ये देखिए। अब आपको क्वेश्चन में देखने का जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। जैसे रिपेयर, तो ये रिपेयर किसका होता है, प्लांट्स का। ठीक है, तो प्लांट्स यानी कि प्लांट्स के रेशियो पे, जो प्लांट्स का वैल्यू है उसी रेशियो पे बटेगा। यहाँ से 3 जीरो इसमें से कम कर देते हैं, 3 जीरो इसमें, इसका रेशियो बना लेना है। ठीक है, और ये रेशियो तो 20, 18, 16, 10, एक बार और कटेगा, 2 से कटेगा तो 10, 9, 8, 5 और 3 हो जाएगा रेशियो। देखिए 10, 9, 8, 5। अभी टोटल जो रिपेयर का खर्चा था 2000। अब तो 2000 को हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करना होता है। अब इन सबका टोटल करेंगे। ठीक, जो भी टोटल आएगा उसको टोटल को यहाँ लिखेंगे। अब हमको चाहिए किसका, ए का, तो ए के लिए 10 है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कर कर हम लोग निकालते हैं। फिर एक बार डिवाइड कर लिए ना, तो फिर उसी को फिर 9 से, हम कैलकुलेटर में बताए भी हैं, आप लोग देख लेते हैं कैसे कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। तो उसमें आप लोग को ये चीज बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं। ये 9 हुआ, फिर आपका 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सी का निकल जाएगा। बस यहीं पे 8 का मल्टीप्लाई कर कर सी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेंट है वो एरिया के हिसाब से होता है, तो टोटल रेंट इतना दिया हुआ था, तो एरिया कितना है स्क्वायर फीट में। अब इसको भी हम लोग एक एक तो जीरो अगर जो कम कर देंगे तो हमारा ये रेशियो बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14, 12, 11 इस प्रकार से रेशियो बन गया।
तो डिप्रिसिएशन किस पे निकलता है? प्लांट्स पे निकलता है। सुपरवाइजर किसका होता है? वर्कर का होता है, ठीक है। उसी हिसाब से इंश्योरेंस किसका किया जाता है? प्लांट का किया जाता है। लाइटिंग किस पे होगा? जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा लाइट का खर्चा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको रेशियो के हिसाब से बांटते हैं और फिर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो ये वाला आप लोग देखिएगा और चलिए, ये हो गया, ठीक है। सेम है ऐसे ही। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे इसमें। कहाँ गया? मशीन आवर रेट, ये देखिए, मशीन आवर रेट, ठीक है। मशीन आवर रेट को हम लोग देखेंगे। मशीन आवर रेट ज्यादातर आपसे पूछा जा रहा है। तो मशीन आवर रेट का मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में मशीन जो चल रहा है उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, यहाँ पे फ्रेट दिया है, वर्किंग लाइफ, वर्किंग आवर, यानी एक साल में 2000 घंटा ये चलती है। रिपेयर है, पावर है, ये सब ऑयल का, कस्टमर, वेजेस ऑपरेटर का, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको कैसे करेंगे? हमको ध्यान में बस ये रखना है कि मशीन का हमको जैसे भी हो 1 घंटे का निकालना है। 1 घंटे का खर्चा क्या आ रहा है, 1 घंटे का खर्चा मशीन का, वो निकालना है। दिमाग में आपको बस ये बैठा कर रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हम पहले इसको 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको चाहे तो अलग तरह से बना सकते हैं। हम तो क्या किए कि 2 भाग में। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन होता है, वेरिएबल कौन सा होता है। तो आप लोग कुछ याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ही समझिए किया गया है। सबसे पहले फिक्स्ड वो होता है ना जो चेंज नहीं होता है, ठीक। वेरिएबल जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये देखिए, आप इसमें तो हम डायरेक्ट करके 1 घंटा के हिसाब से निकालते हैं। रिपेयर का चार्ज है, तो रिपेयर का चार्ज है आपका, कैसे निकलेगा रिपेयर का चार्ज, वो पहले दिखना है। 50% ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का 50%, तो पहले डिप्रिसिएशन निकालना होगा। डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन निकलता है। और लाइफ दिया है, यहाँ तो रेट डिप्रिसिएशन का दिया नहीं है, तो 10 साल दिया है, तो इस 10 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से डिप्रिसिएशन आ जाएगा। और डिप्रिसिएशन का होता है आपका 50%, बोला है कि रिपेयर का चार्ज है, तो यहाँ से इसका 50% कर लेंगे तो रिपेयर का चार्ज निकल जाएगा। फिर 1/2000 कर लेंगे, ये आपका घंटा है, यानी कि एक साल में यहाँ से निकला आपका कितना निकल जाएगा, 1 लाख। 1 लाख से 10,000, 10,000, 10,000 का 50% कितना होता है? 10,000 का 50% होगा 5,000। 5,000 को, यानी कि 5,000 जो आपका आ रहा है ना, वो एक साल का रिपेयर का खर्चा आ रहा है, एक साल का। एक साल में आपका जो मशीन है चल रहा है 2000 घंटा, तो इससे डिवाइड कर लीजिएगा तो 2.5 आपका ये आ जाएगा, ठीक। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एकदम पर। देखिए पर ईयर जो दिया रहता है उसको लिख के, और जैसे पर ईयर कुछ खर्चा दिया गया, जैसे हम इसी का रिपेयर का ही मान लेते हैं, पर ईयर 5,000 दिया है, क्यूबिक ऑयल का मान लीजिए 2,000 दिया हुआ है, ठीक है। पर ईयर का कस्टमर का ये सब दिया है 1,000 रुपया, तो इसको टोटल कर लेंगे, मान लीजिए 8,000 हुआ, ठीक है। और टोटल है आपका मशीन कितना चल रहा है, 2,000 घंटा, तो 2,000 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका 4 रुपया करके वो 4 रुपया निकल जाएगा, ठीक है, पर आवर का। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर ईयर जब दिया रहे तो आपको जैसे सुविधा हो दिमाग में बस ये याद रखिए कि पर आवर का निकालना है। तो ये सब आपका देखिए दिया गया, बस वो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। ये पर आवर का दिया था तो यहाँ से आराम से ये सब निकल गया। वेरिएबल है, डिप्रिसिएशन बोले कि 5 रुपए हुआ, डिप्रिसिएशन 5 रुपए आया। पावर का दिया था ये है 15 यूनिट पर आवर, 12 पैसे पर यूनिट कर लगता है, ठीक है। तो आपका 15 यूनिट बनता है, 12 पैसे करके लगता है 1 घंटे का, तो निकाल देंगे भैया कितना आया, तो मशीन आवर टोटल कर निकल जाता है। तो बस ऐसे ही निकल गया, ठीक है।
बहुत ही आसान है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग प्रोसेस एक बार देखेंगे, प्रोसेस। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, इसको रहने देते हैं, आ चुका है कॉन्ट्रैक्ट। तो एक सब प्रोसेस का देख लेते हैं, बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। देखिए प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस बहुत ही आसान है, ये देखने में भले ही लगे कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही आसान है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। जैसे कंपनी, एक कंपनी है, ठीक है, इसमें कई सारे डिपार्ट है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। तो यहाँ से माल का प्रोसेस जाता है इस डिपार्ट में, फिर यहाँ से बनकर आपका यहाँ पे मान लेते हैं सी डी, तो ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये फिनिश्ड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कोई भी सामान बन रहा है तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट कम होते रहता है। सपोज कर लीजिए बैग बन रहा है, ठीक है, कोई भी बैग बन रहा है प्लास्टिक का या जूट का ही मान लेते, तो उसमें से गर्दा तो वेस्ट जाएगा ही। अब हमारे पास 100 किलो का जूट आया, ठीक है, अब उससे हम लोग बोरा बना रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारा गर्दा उसमें से उड़ेगा, फिर कुछ खराब होगा तो वो माल निकलेगा। हर एक डिपार्टमेंट जाते जाते इसमें से हमारे पास 80 केजी का ही प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, 20 केजी का प्रोडक्ट इधर उधर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस में यही है, बस यूनिट कम होते जाएगा धीरे धीरे आपका जो है। तो टोटल देखिए 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया, 20,000 आपका लगा के। ठीक है, यहाँ मटेरियल प्रोसेस है, बी दो ही प्रोसेस दिया गया है, मटेरियल कंज्यूम है, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल, नॉर्मल वेस्टेज ऑन, वही जो हम नॉर्मल बताया ना, जो वेस्टेज हो जाता है वो 5% का हिसाब है, और प्रोसेस बी में 10% का। और उस स्क्रैप को ये लोग 40 रुपया और इसको 50 रुपया में बेच देता है। आउटपुट यहाँ से हो रहा है आपका, यानी कि अगर जो 10,000 यूनिट हमारा लगा है इसमें बनने के लिए, तो उसमें 9,400 ही बनकर तैयार हो रहा है। फिर 9,400 प्रोसेस बी में चला जाएगा। अब यहाँ से फाइनल हमको 8,500 ही फाइनल बनकर आ रहा है, यानी 10,000 में से 8,500, यानी कि 150 क्या हुआ आपका, उसका कहानी खत्म। ठीक, उतना बेकार हो गया। तो चलिए अब कैसे बनाते हैं, प्रोसेस ए लिखेंगे, पार्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, ये आपको कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे खर्चा है सारा लिख देंगे, यूनिट इतना आया, मटेरियल का खर्चा इतना, डायरेक्ट लेबर का और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा इतना है। ठीक है, फिर नॉर्मल वेस्टेज कितना था, 5%, यहाँ दिया है 5%। तो किसका 5%, 10,000 का 5%, 500। और रेट क्या है, ठीक है, यहाँ से आपका, अच्छा हम लोग अमाउंट यहाँ से बाद में निकालेंगे। ठीक है, ये निकला आपका एबनॉर्मल वेस्टेज। अब देखिए फिर प्रोसेस बी में कितना जा रहा है, 9,400। तो 9,400 कहाँ है, ये दिया गया है। ठीक, और 9,400 तो बचा क्या, अब इसमें से देखिए ये है 10,000, यहाँ लिखेंगे हम लोग 10,000, यहाँ हमारा 500 लिखा गया है, ये इसको भी ये भी पता है, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है। ये 10,000 में से 9,000 यहाँ से घटाइएगा, 9,400, 500, 9,900, 9,900 घटाइएगा तो 1,000 ये 100 यूनिट हमारा बैलेंसिंग, ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल का यहाँ पे रेट दे दिया है, स्क्रैप जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज है 100 यूनिट का 40, तो इस तरह 5 का 500 का 200 रुपया आएगा। और एबनॉर्मल के लिए हमको रेट निकालना होता है, कैसे निकलेगा, यहाँ का टोटल किए और यहाँ से जो ये बेच दिए हैं उसको घटा लेंगे। ठीक है, वो आ जाएगा, उसके नीचे लिखते हैं डिवाइड, 10,000 यूनिट में से 500 यूनिट घटा, ये 10,000 यूनिट टोटल था, 500 यूनिट घटा, तो आ जाएगा आपका 900, 9,500, 9,500 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एबनॉर्मल का रेट आ जाएगा, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब ये देखिए ये तो फिर घटाने के बाद ये सब आ जाएगा, अब यही वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी का सारा खर्चा यहाँ पे दिया गया है, तो सब भैया बस वैसे वैसे लिख लेना और कुछ नहीं करना है। फिर नॉर्मल वेस्टेज कितना है, ये हमारा दिया गया 10%, 10% किसका,
अब यहाँ पे इसका 9000 जो 400 उसका 10% यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिनिश्ड बोल दिया है, इतना है। तो अब देख लेते किधर का ज्यादा है। इधर टोटल करेंगे तो 9440 इधर हो जाएगा, इधर 9400 है। तो अब एब नॉर्मल इधर आ जाएगा, ठीक। एब नॉर्मल अब यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ तो आपको पता है कैसे निकालना है, और एब नॉर्मल का कैसे निकालेंगे। ये सारा खर्चा जो है ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो मेरा खर्चा आ रहा है ये, और इसको माइनस कर लेंगे। ये 470 माइनस हुआ, ठीक। फिर यूनिट में भी सेम वही करना है, घटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल, और यूनिट है मल्टीप्लाई कर ये आ गया। तो बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, एबनॉर्मल लॉस। अब इसको एबनॉर्मल वेस्टेज का भी अकाउंट बना सकते हैं। तो प्रोसेस एबनॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल यहाँ पे 100 यूनिट है। इसको चलिए पूछ देता है कभी कभी एबनॉर्मल वेस्टेज का। तो एबनॉर्मल वेस्टेज जैसे ये तो अब हम लोग एबनॉर्मल का बना रहे हैं, तो एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है 100 यूनिट। यहाँ पे है ये रेट, तो प्रोसेस 1 से आया है, ठीक है। और इसको सेल्स किए हैं 40 में, अगर जो और ये 800 हमारा अमाउंट बच रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, आप लोग का पूरा रिवीजन हो गया जो इम्पोर्टेंट्स लगा हमको। तो ई बुक है, आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो हम वहां से। एक और प्रोसेस का बताते क्या, तो यहाँ से चलिए फटाफट इसको भी करा ही देते हैं। देखिए प्रोसेस 1 और 2 दिया है, ठीक है। मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस ये सब इनपुट है, 20,000। ट्रांसफर प्रोसेस कितना कर रहा है, ये ऐसे 1750, ठीक है। नॉर्मल है, स्क्रैप कितना में जा रहा है, बस वही है, कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग यूनिट कितना आया वो लिख दिए, मटेरियल ये सब खर्चा लिख दिए। नॉर्मल बोला है 10% हो रहा है, 20,000 का 10% 2,000 हुआ, और 1 रुपया में बेच रहा है एक, तो 2,000 इसका प्राइस हो गया। प्रोसेस 1750 ये ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे 1 से में जाएगा, तो ये फिर बैलेंसिंग फिगर 500 आएगा, तो उसका भी निकालेंगे सेम। इन सब का टोटल करेंगे, ये 2,000 माइनस करेंगे, ठीक है। और ये क्वांटिटी कितना है 20,000, यहाँ से 2,000 माइनस होगा 18,000, 18,000 से डिवाइड करेंगे तो एब नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, ये एब नॉर्मल के लिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर यही वाला वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होकर आ जाएगा, ए वाला ये ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगा ए में। फिर इसका सारा खर्चा लिख देंगे। यहाँ पे नॉर्मल आपका दिया है 4%, तो इसका 4% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1700 यूनिट। और यहाँ पे बोल दिया है कि फिनिश्ड हो रहा है 1700, तो वो निकाल दिए। और कॉस्ट पर यूनिट है, बस वही निकालने में थोड़ा सा लफड़ा है। टोटल करिए, जो नॉर्मल लॉस का है वो माइनस करिए, यहाँ यूनिट का टोटल करिए, और नॉर्मल लॉस का यूनिट माइनस करिए, और उससे डिवाइड कर दीजिए, बस आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम आपका कैसा जाएगा वो लोग बताइएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम आप सबका कैसा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।